डियर स्टूडेंट्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर हम बात करें इंडिया की, जो कि कल्चरली और ट्राइबल कम्युनिटीज से रिच है, तो ये अपनी डिफरेंट आइडेंटिटीज को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो लाइज करता है इस स्पेसिफिक शेड्यूल में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करता है उनके डिसीजंस को लेने के लिए। तो हम इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में बात करेंगे और ट्राइबल गवर्नेंस को सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सिक्स्थ शेड्यूल। सो सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 244 पार्ट 2 में। और यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, जो इनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के लिए। और यह जो सिक्स शेड्यूल है ये केवल अभी 4 राज्यों में है, जो कि हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट में एप्लीकेबल है। जिस स्पेसिफिक एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी है उन एरिया को डिमार्केट करके एक स्पेसिफिक जोन बनाया गया है जहां पर कि ये सिक्स शेड्यूल लागू होता है। सो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में 10 ऐसी जोन को डिसाइड किया गया जहां पर ये सिक्स शेड्यूल लागू होता है और वहीं पर ये सारी चीजें एप्लीकेबल रहती हैं। इसका मेन गोल क्या रहता है? टू प्रिजर्व द राइट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन बाय गिविंग देम अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। सो अगर हम मेन बॉडी की बात करें यहाँ, या फिर तो जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्स शेड्यूल का उसकी बात करें, तो उसमें आता है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और वो ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। इस वजह से वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। और जो ये काउंसिल्स होती हैं इसमें जनरली 30 मेंबर होते हैं और जिसमें कि 26 मेंबर जो होते हैं वो कम्युनिटी द्वारा इलेक्टेड होते हैं, लाइक नॉर्मल इलेक्शंस। और जो 4 जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर होते हैं, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 5 साल तक रहता है। सो अगर हम इनको देखें तो दीज आर लाइक पावरफुल लोकल गवर्नमेंट विद इन द स्टेट्स, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में काम करते हैं। अगर हम इन काउंसिल की पावर के क्षेत्र के बारे में बात करें, तो सबसे पहला पार्ट हम ले सकते हैं लेजिस्लेटिव का। सो अपने पर्टिकुलर रीजन में जो इनका बॉडी डिमार्केटेड रहता है उसमें ये खुद के लॉज बना सकते हैं और कस्टम्स के लिए प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लैंड एंड फॉरेस्ट होता है उसके लिए मैनेजमेंट के लिए भी ये अपनी कमेटीज वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। और जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर तो हमारे सोशल साइंस में पढ़ते हैं तो वी हर्ड अबाउट झूम कल्टीवेशन, जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस होता है उसके रिगार्डिंग, एज वेल एज देयर कस्टमरी मैरिज, डाइवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए भी ये खुद के लॉ बना सकते हैं। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी लॉ बनाएंगे उनका जो एक्सेप्टेंस रहेगा वो गवर्नर को देना पड़ेगा। अगर गवर्नर ने उनको पास नहीं किया तो they have to make the changes and come up with better arrangements and again have to passed by the governor only. So they have the legislative powers in the demarcated area. अभी अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इन काउंसिल्स के पास में एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर भी होती है, जो कि अपने लोकल स्कूल्स को रन करने के लिए और मार्केट कैसे चलेंगे, रोड्स, डिस्पेंसरीज, ये सारी की सारे जो डिसीजन हैं वो ये काउंसिल ले सकती हैं। इसके साथ साथ इनके पास पावर होती है टू एस्टेब्लिश विलेज कोड्स, जो कि अगर आप नॉर्मल इंडिया के केस में देखेंगे तो वहां पर ये चीजें नॉर्मली नहीं देखने को मिलती हैं। और जैसे कि ये जो एरियाज होते हैं वो ट्राइबल सेंसिटिव होते हैं, कल्चरल सेंसिटिव होते हैं, तो जो विलेज कोड्स होती है वो उसके अकॉर्डिंग ही, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसके साथ साथ जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर डिस्प्यूट्स हों वो नॉर्मल कोर्ट्स में जाया जाए। ये लोग अपनी काउंसिल के जरिए उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं
on the basis of customary laws. थर्ड पार्ट, ये जो काउंसिल होती है ये सेल्फ फाइनेंस्ड होती है और लाइक इनके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है। ये लोग खुद का लैंड रेवेन्यू और क्या कहते हैं टैक्सेस वगैरह खुद कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये स्पेसिफिक टैक्स भी लगा सकते हैं इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। सो इनके पास टैक्स लगाने का भी पावर होता है। अगर हम दूसरी जगहों पर देखें नॉर्मल इंडिया के केस में, तो कोई सी भी काउंसिल या फिर तो कोई सी भी ऐसी बॉडी नहीं है जिनके पास इतनी पावर होती है। इसके साथ साथ जो डिमार्केटेड एरिया रहता है, डिस्ट्रिक्ट रहता है, उसमें ये लोग अगर वहां पर कोई मिनरल रिच एनवायरनमेंट है तो ये किसी कंपनी को लाइसेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि वो फाइनेंशियल गेन कर सकें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी और द ट्राइबल कम्युनिटी। इसके साथ साथ जो फंड ये लोग कलेक्ट करते हैं उस फंड को ये यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए और जैसा भी उनको फिट लगता है। सो दीज काउंसिल्स हैव द पावर ऑफ फाइनेंशियल field also, so they can do whatever they want in the financial sector, but with the acceptance of the governor in the state. तो अभी हमने इनकी पावर्स की बात की और हम देखते हैं कि जैसा 4 स्टेट्स के बारे में हमने बताया, तो ये जो पर्टिकुलर 10 काउंसिल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। अगर हम आसाम की बात करें तो आपको जैसा मैप में दिखाई दे रहा है दीमा हसाओ इन डार्क रेड कलर, कार्बी आंगलोंग आपका ब्लू कलर में और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो कि आपका रेड कलर में है। ये काफ़ी बड़ी काउंसिल है। इसके साथ साथ अगर हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर है आपका खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स। त्रिपुरा में एक है जो कि त्रिपुरा एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। एंड फाइनली मिजोरम हैज 3, द चकमा, लाई एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो अभी हमारा क्वेश्चन टाइम है। तो हमारा क्वेश्चन है 6 शेड्यूल अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज ऑफ विच स्टेट्स आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। और हमारा दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन है मैक्सिमम मेंबर्स इन एन एडीसी, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, that is 20, 30, 40 or 50. Write down the correct answer in our comment sections. And one more question for your subjective answers. Why is autonomy important for culture preservation? Share your thoughts in our comment section. So we will call it a wrap of this 6th schedule of the Indian Constitution. It is a perfect example how our nation strives to empower and protect its indigenous communities. If you found this video helpful, please hit the like button, share it with your friends and subscribe. Thank you.